गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अमल भाटी और आप हैं मेरे साथ विवेकानंद पब्लिक स्कूल गढ़सिंहपुर के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर अपना जो नया एनसीईआरटी का 12th का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर आपको लगे कि नॉलेजेबल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारी जो चीज़ें मैं करवाऊंगा हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ ज्योग्राफी करेंगे, तो देखिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ हमारी जो 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, ज्योग्राफी हमारी जो फर्स्ट है, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को आज मैं शुरू करने वाला हूं और आप बने रहे मेरे साथ और इन चीज़ों को आप नोट भी करते जाएं क्योंकि ये चीज़ें आपके हर जगह काम आने वाली हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की और ये हमारा पहला ही चैप्टर है। ये हमारा पहला ही चैप्टर है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे इसे और साथ में इस विषय की जो नेचर है, इस विषय की जो प्रकृति है वो कैसी है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और साथ में देखेंगे कि ये जो विषय है ये और किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके और कौन कौन से सहयोगी विषय हैं, तो उनके बारे में भी हम विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड सब्जेक्ट्स को। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड सब्जेक्ट्स को। तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट वीडियो को। हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है भूगोल। देखो भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं। इसके लिए एक लाइन आती है कि भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि भूगोल को अंग्रेजी के अंदर जो ज्योग्राफी कहते हैं, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये भूगोल का अंग्रेजी पर्याय है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं भूगोल के। भूगोल जो है समय के गलियारों से कैसे आगे बढ़ा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को मानव भूगोल पढ़ाऊं, थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि को मजबूत कर दूं मैं, थोड़ा सा हम बेसिक ज्योग्राफी के बारे में देख लें कि भूगोल क्या है, फिर हम मानव भूगोल पर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ये जो भूगोल शब्द है, ये दुनिया में सबसे पहले किसने यूज किया था? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। भूगोल शब्द का दुनिया में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का दुनिया में सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। ये इरेटोस्थनीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, एक ग्रीक गणितज्ञ है। तो आपको पता चल गया कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भूगोल का जनक किसको कहते हैं। अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने बात करी कि भूगोल जब शब्द ही इरेटोस्थनीज ने दिया है तो शुरुआत भी इसी ने की है, इसका जो नाम है वो इसी ने दिया है, तो फिर भाई भूगोल का जनक कौन होगा? इरेटोस्थनीज ही होगा। भूगोल का जनक हम किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। कोशिश करें कि आप क्लास के साथ साथ याद कर जाएं। उसके बाद भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हम इरेटोस्थनीज को ही कहेंगे क्योंकि इसी ने तो सबसे पहले ज्योग्राफी कंसेप्ट यूज किया था, इसी ने ही तो भूगोल शब्द को खोजा था सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? कौन से देश में हुआ? भूगोल का सर्वाधिक विकास कौन से देश में हुआ? तो चलिए भूगोल का सर्वाधिक विकास जो है वो फ्रांस कंट्री के अंतर्गत हुआ। सबसे ज्यादा जो ज्योग्राफर हुए हैं वो फ्रांस से हुए हैं और जितने भी ज्योग्राफर फ्रांस से हुए हैं उन्होंने भूगोल में अपना अद्वितीय योगदान दिया है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें हमें पता चल गया कि भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया, भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को ही कहते हैं, सबसे ज्यादा विकास फ्रांस में हो गया। फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भूगोल जो है भाई किसका अध्ययन करेगा, इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होगा, इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होगा। तो देखो भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान को माना गया है, प्लेस को माना गया है, क्योंकि जब भी भूगोल की बात हमारे माइंड में आती है तो हमें यही पता है कि भूगोल तो पृथ्वी से संबंधित है और पृथ्वी पर तो स्थानों के अध्ययन से संबंधित है ये, इसलिए भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं, स्थान को माना जाता है। भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु तो स्थान को माना जाता है। चलिए अब हमें ये पता चल गया कि भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान है। ये बात किसने कही, सबसे पहले ये किसने बताया कि भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु तो स्थान है, तो ये बात तो जीन ब्रूम्स ने बताई थी, ये बात तो जीन ब्रूम्स ने बताई थी। ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि भूगोल है क्या, यानी कि अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। चलिए भूगोल का अर्थ समझ लेते हैं। भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के। अब आप ये कहोगे कि सर हर बार किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जब किसी वर्ड का मतलब निकाला जाता है तो ग्रीक या यूनानी भाषा ही क्यों लेते हैं और किसी भाषा में मतलब क्यों नहीं निकाला जाता। तो विद्यार्थियों ग्रीक भाषा एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर वर्डों के अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ समझने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए भूगोल का अर्थ समझने के लिए हमें ग्रीक भाषा का ही एक सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, क्योंकि भूगोल को हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए फिर दो शब्द कौन से हैं, ये दो शब्द हैं जियो और दूसरा है ग्राफो, यानी कि पहला शब्द तो जियो है, दूसरा है ग्राफो। चलिए हम देख लेते हैं कि ग्रीक भाषा में इनका क्या मतलब होता है। तो यहाँ लिखा है कि जियो का अर्थ तो पृथ्वी है, जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी है, यानी कि यहाँ जियो लिखा जाएगा सीधा मतलब है पृथ्वी की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है ग्राफोस। कई सारी बुक्स में आपको ये ग्राफेन भी मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब तो वही है अध्ययन करना या वर्णन करना, अध्ययन करना या वर्णन करना। ये जो है अब यहाँ पर अपने देखते हैं कि जियो और ग्राफो ये जो दो शब्द हैं ग्रीक भाषा के, अगर इनको हम कंबाइन कर दें, अगर हम इनको मिला दें तो इनका क्या मतलब फिर निकलेगा। अगर जियो और ग्राफो को मिला दोगे तो ये तो ज्योग्राफी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो ज्योग्राफी बन जाएगा। लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ तो हमें पता है कि जियो का अर्थ तो पृथ्वी है, जियो का अर्थ तो पृथ्वी है और ग्राफो का अर्थ क्या है, वर्णन करना या अध्ययन करना। चलिए अब हमारे पास भूगोल का अर्थ आ गया कि जियोग्राफी का अर्थ तो पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना है। अब बात तो यहाँ समाप्त नहीं होगी कि आप अगर ये बता दो कि भूगोल केवल पृथ्वी का अध्ययन है तो इससे तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर तो बहुत सारी भौतिक दशाएं हैं, पृथ्वी पर मैदान है, कहीं नदियां हैं, कहीं आपको पहाड़ मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारी अलग अलग भौतिक परिस्थितियां और भौतिक स्थान हैं। इन सब का अध्ययन भी तो भूगोल करता है और साथ में सुनो, और साथ में तो भूगोल इनके कारणों की व्याख्या भी करता है कि हिमालय पर्वत आज जहां बना हुआ है वही क्यों बना हुआ है, आज रॉकीज पर्वतमाला जहां है वही क्यों है, आज भारत के मध्य उत्तरी भाग में जो है गंगा का मैदान है तो वो वही क्यों है। इनके कारणों की व्याख्या भी हमारा विषय कौन सा करता है, भूगोल ही करता है। विद्यार्थियों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि हम आज एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड सब्जेक्ट्स का। तो चलिए देख लेते हैं भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे, इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज थे जो क्या है एक ग्रीक गणितज्ञ हैं। उसके बाद भूगोल का जनक भी किसको कहते हैं भाई, शब्द जब इसने लिया है तो जनक भी फिर कौन होगा,
इरेटोस्थनीज ही होगा। आगे देखो, भूगोल का सर्वाधिक विकास कौन सी कंट्री में हुआ, कौन से देश में हुआ, कौन से देश में माना जाता है कि सबसे ज्यादा भूगोल जो है फलित हुआ है? तो आपका आंसर होगा कि सर फ्रांस में हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? अगर भूगोल के अध्ययन के केंद्र बिंदु को एक शब्द में समेटते हूं तो एक इसका मतलब ये है कि भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु तो स्थान को माना गया है। अब ये स्थान जो भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये बात किसने कही है? जीन ब्रूस ने कही है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज को भी ध्यान रख लें। उसके बाद हमने पढ़ा है भूगोल का अर्थ। तो भूगोल शब्द को हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये है दो शब्द जियो और ग्राफो, जहां जियो का अर्थ तो पृथ्वी है, जियो का अर्थ तो पृथ्वी है और ग्राफो का अर्थ है वर्णन या अध्ययन करना। यानी कि जब हम जियो और ग्राफोस को मिला देंगे तो हमें भूगोल का अर्थ प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा? पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो हम आगे आ जाएंगे कि भूगोल को मूल रूप से भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। भूगोल को प्रमुख रूप से कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, भूगोल को प्रमुख दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ये भूगोल की पहली शाखा है, ये भूगोल की दूसरी शाखा है। भूगोल की तो दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल को क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरी शाखा फिर कौन सी है? दूसरी शाखा तो है मानव भूगोल। ध्यान से सुनिएगा, भूगोल की प्रमुख दो ही शाखाएं हैं। भूगोल की प्रमुख दो ही शाखाएं हैं। पहली शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल। पहली शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी शाखा कौन सी है? मानव भूगोल। अब हमने भूगोल को दो शाखाओं में तोड़ दिया, भूगोल का विभाजन दो शाखाओं में कर दिया। इससे जब कोई विषय दो शाखाओं में बंट जाता है, जैसे हमने भूगोल को तोड़ा दो शाखाओं में, जब कोई विषय दो शाखाओं में बंट जाता है, जैसे हमने ज्योग्राफी की दो शाखाएं करी, यही तो क्या कहलाता है? यही तो द्वैतवाद कहलाता है। इसे ही तो क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि द्वैतवाद या डुअलिज्म जो है वो क्या है। द्वैतवाद में कोई विषय दो शाखाओं में बंट जाता है। जब कोई विषय दो शाखाओं में बंट जाता है तो इसे अपने क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भूगोल की दो शाखाएं कौन सी हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यानी कि भूगोल जब दो शाखाओं में बंटा तभी ये क्या बन गया? द्वैतवाद बन गया। अब फिर से हम आ जाते हैं इस पर शाखाओं पर कि हमने भूगोल को दो शाखाओं में तोड़ा है। पहली शाखा भौतिक भूगोल है, दूसरी शाखा मानव भूगोल है। अब थोड़ा बहुत तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़े। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भौतिक का मतलब तो भौतिक तत्वों का अध्ययन होगा, भौतिक का मतलब तो भौतिक तत्वों का अध्ययन होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसा कि आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि स्थलमंडल का मतलब जमीनी भाग। जमीन में तो पृथ्वी पर सबसे बड़े भाग क्या है? महाद्वीप हैं और द्वीप हैं। महाद्वीप हैं और द्वीप हैं। यानी कि स्थलमंडल का अध्ययन होगा किसमें? भौतिक भूगोल में। जलमंडल का अध्ययन होगा किसमें? भौतिक भूगोल में होगा। जलमंडल में तो महासागरों को शामिल करते हैं। जलमंडल में तो सागरों, महासागरों, झीलों को सम्मिलित करेंगे। अपने पानी वाले वाटर बॉडी जितनी भी हैं, पानी वाले जितने भी भाग हैं, उनको अपने भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं। और साथ में मैंने लिखा है कि वायुमंडल का अध्ययन भी भौतिक भूगोल में ही करते हैं। अगर वायुमंडल के बारे में समझेंगे हम, वायुमंडल की परतें हो गई, विभिन्न गैसों के बारे में, जलवायु हो गया, वायुमंडल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी तत्व होंगे, उन सब का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल है। विद्यार्थियों, बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भौतिक भूगोल में हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और इनके घटकों का अध्ययन करते हैं। अगर मैं कहूं कि स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल के घटकों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो भौतिक भूगोल है, क्योंकि ये सारी चीजें तो भौतिक है, इनका अध्ययन तो भौतिक भूगोल में ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी शाखा की तरफ। यहाँ से आपका एनसीईआरटी का सिलेबस शुरू हो जाता है।
यहाँ से आपकी 12th की ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब दूसरी हमारी शाखा कौन सी है? मानव भूगोल है। दूसरी हमारी शाखा कौन सी है? मानव भूगोल है, क्योंकि इसमें तो मानव का नाम पहले आ गया। तो अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव भूगोल जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या है। देखो, पर्यावरण के अंदर दो चीजें होती हैं। पृथ्वी पर दो ही चीजें ज्यादा क्रियाशील हैं, एक तो मानव है और एक पर्यावरण यानी कि प्रकृति है। एक पर्यावरण है और एक प्रकृति है। जब पर्यावरण और मानव यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि एक तो मानव है और इसके साथ में पर्यावरण है, इसके साथ में प्रकृति है, ये दोनों, अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो, मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरीके से करता है, क्योंकि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मानव पृथ्वी को अच्छा भी बना सकता है, उसके नुकसान भी कर सकता है, ये आप लोग जानते ही। अब जब मानव किसको प्रभावित कर रहा है? पर्यावरण या प्रकृति को कर रहा है। तो अब पर्यावरण या प्रकृति भी किसको प्रभावित करेगी? भाई मानव को करेगी। पर्यावरण कैसे प्रभावित करेगा मानव को? तो जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आ गए, ज्वालामुखी आ गए, भूसंकलन हो गया, लैंडस्लाइड की जैसी घटनाएं हो जाती हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो प्रकृति या पर्यावरण भी अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी प्रचंडता मानव पर शो करती है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच बनने वाले अंतर संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच बनने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा, मानव और पर्यावरण के बीच बनने वाले अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाली भूगोल की शाखा को क्या कहते हैं? अपने मानव भूगोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कौन सी कंट्री में हुआ था? मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कौन सी कंट्री में हुआ है? तो यहाँ पर तो फ्रांस लिखा हुआ है, यहाँ पर तो फ्रांस लिखा हुआ है। यानी कि मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कौन से देश में हुआ है? फ्रांस में हुआ है। चलिए, जैसे हमने ज्योग्राफी में देखा था कि इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, तो भूगोल का तो आपने बता दिया था कि स्थान है। तो अब आपको मानव भूगोल का भी पता होना चाहिए कि इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। तो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि मानव और पर्यावरण प्रकृति दो ही चीजें हैं। मानव इसमें गतिशील है, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होगा? मानवीय गतिविधियां होंगी या मानव होगा। मानव भूगोल तो केवल मानव के बारे में अध्ययन करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मानव भूगोल के बारे में हमें पता चल गया कि इसका विकास तो सर्वाधिक फ्रांस में हुआ है, इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मानवीय गतिविधियां हैं। अब हमारा प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहें? फिर आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहें? फिर यहाँ तो आपने भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को बना दिया था। अब यहाँ पर आधुनिक मानव भूगोल का जनक पूछ लिया गया, तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। ये फ्रेडरिक रेटजेल कौन से देश का विद्वान था? तो ये जर्मनी का था। ये कहां का था? जर्मनी का था। फिर इसने एक विश्व विख्यात ग्रंथ भी लिखा जो ज्योग्राफी के में एक कायाकल्प करने वाला ग्रंथ था। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था। तो इस ग्रंथ का नाम तो बहुत सुंदर है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ हम इसको कहते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ कौन से विद्वान द्वारा रचित है? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि सर ये तो फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखित है। फ्रेडरिक रेटजेल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ लिखा। अब उसके बाद में जैसा कि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भाई फ्रेडरिक रेटजेल की जब बात आ गई तो फ्रेडरिक रेटजेल ने अपने शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। अपने शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दी है, जो बहुत बार पूछ ली जाती है। क्या कहा है इन्होंने? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई सी भी परिभाषा होगी मानव भूगोल के जब अर्थ की बात आएगी तो केवल पर्यावरण और मानव यानी प्रकृति की बात होगी। इसने देखो क्या कहा है, देख लेते हैं अपने। ये कह रहा है मानव भूगोल क्या है?
मानव भूगोल मानव समाज, देखो मानव समाजों, पहले मानव की बात आ गई क्योंकि समाज तो मानव से बनेगा। उसके बाद बात आई है धरातल की। अब जब धरातल की बात आई तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी कि मानव और प्रकृति आ गया, मानव समाजों और धरातल के बीच जो अंतर संबंध है, बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन बहुत डीपली गहराई से किया गया अध्ययन है। ये परिभाषा तो किसने दी थी? फ्रेडरिक रेडगेल ने दी थी। ये परिभाषा किसने दी है? फ्रेडरिक रेडगेल ने दी है। तो विद्यार्थियों अभी आपने क्या पढ़ा है, मैं फटाफट एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए, आपने अभी पढ़ा है, हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर ऑफ सब्जेक्ट स्कोप। इसमें मैंने क्या क्या बताया है? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का जनक किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को ही कहते हैं, क्योंकि शब्द इसने दिया है। भूगोल का सर्वाधिक विकास तो फ्रांस में हुआ है। अब यहाँ पर यह भी चीज है कि मानव भूगोल और भूगोल दोनों का विकास ही फ्रांस के अंदर सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि इसी से तो ये निकला है। उसके बाद में हम बात करते हैं भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान को माना गया है। ध्यान रहे, भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान है। उसके बाद भूगोल के अर्थ में हमने पढ़ा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ तो पृथ्वी है, ग्राफो का अर्थ तो वर्णन या अध्ययन करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम जियो और ग्राफो को कंबाइन करेंगे तो भूगोल का अर्थ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फिर जियो और ग्राफो को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। तो मैंने आपको बताया इतने से तो काम नहीं चलेगा। पृथ्वी पर तो बहुत सारी भौतिक दशाएं हैं, पर्वत है, मैदान है, ठीक है, नदियां हैं, झीलें हैं, तो अलग अलग भौतिक दशाएं, इन सब का अध्ययन, इनके कारणों की व्याख्या भी कौन सा विषय करता है? भूगोल करता है। उसके बाद विद्यार्थियों मैंने आपको बताया है कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। आप कहोगे सर भूगोल की प्रमुख शाखाएं तो दो ही शाखाएं हैं, हमने इसको दो ही शाखाओं में तोड़ा है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब यहाँ पर अगर आप भौतिक भूगोल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरी बुक तो 11th क्लास में लगती है। ये भौतिक भूगोल से संबंधित 11th क्लास में पूरा इसका अच्छे से चैप्टर दे रखे हैं। फिर भी हम थोड़ा सा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम भौतिक भूगोल का अर्थ देख लेते हैं। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाएगा? लिथोस्फीयर पढ़ी जाएगी, स्थलमंडल पढ़ा जाएगा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा जाएगा, यानी कि जलमंडल पढ़ा जाएगा और वायुमंडल पढ़ा जाएगा। या फिर मैं यूं कहूं स्थल मंडल, वायुमंडल और इसके घटकों का अध्ययन किया जाएगा। अब उसके बाद में आगे है द्वैत। जैसे मैंने बताया कि दो शाखाएं हैं, कोई सा भी विषय जब दो शाखाओं में बंट जाए तो इसे तो हम द्वैतवाद कहते हैं। तो इसे तो हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। अब उसके बाद भूगोल की दूसरी शाखा कौन सी थी? मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच बनने वाले संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल पर्यावरण, मानव के बीच बनने वाले संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास तो फ्रांस में हुआ है। और मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? क्योंकि मानव का अध्ययन करता है तो मानवीय गतिविधियां होंगी, मानवीय गतिविधियां होंगी। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं? आधुनिक भूगोल का, मानव भूगोल का जनक तो फ्रेडरिक रेडगेल को कहते हैं। ये कहाँ का था? ये जर्मनी का था। कहाँ का था ये? तो जर्मनी का था। इसने एक बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा था। क्या नाम था उसका? इसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ। उसके बाद इन्होंने मानव भूगोल की अपनी परिभाषा दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच, देखो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। इस प्रकार की परिभाषा देने वाले कौन से विद्वान थे? फ्रेडरिक रेडगेल थे। तो विद्यार्थियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज आपने भूगोल का बेसिक कंसेप्ट समझा और हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को शुरू कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे के कंसेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।